हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन नई क्रॉप के साथ आए हैं। आज अपन पढ़ेंगे गाइस ज्वार। ज्वार के बारे में आज अपन जानेंगे। ज्वार क्या होती है, बॉटनिकल नेम क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उत्पत्ति स्थान क्या है। तो आज अपन पढ़ेंगे गाइस ज्वार के बारे में। तो आज ज्वार के बारे में सभी चीजें पढ़ेंगे। आज अपन लगभग एक क्लास में ज्वार को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि छोटी सी क्रॉप है। तो अपन पढ़ते हैं ज्वार। तो बात करता हूं मैं ज्वार के बॉटनिकल नेम की। तो ज्वार का बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर। ज्वार का बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकोलर। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। ज्वार का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, वो माना जाता है अफ्रीका। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। बात करते हैं ज्वार के कुल की। तो ज्वार का जो कुल होता है वो होता है, कुल फैमिली होती है पोएसी। पोएसी, ग्रेमनी, या अपन बात करते हैं घास कुल की। मैंने आपको पहले बता दिया था सभी खाद्यान्न फसलों का कुल होता है ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। ये सभी का कॉमनली चलेगा। बात करते हैं इसके फल के प्रकार की। तो फल का प्रकार भी मैंने आपको बताया था, वो होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। और बात करते हैं इसके परागण की। परागण होता है इसके अंदर ओपन पेनिकल। परागण होता है ओपन पेनिकल। ओपन पेनिकल परागण इसके अंदर ओपन पेनिकल होता है। बात करते हैं इसके अंकुरन की। तो ज्वार के अंदर जो अंकुरन होता है वो होता है हाइपोजियल अंकुरन। हाइपोजियल अंकुरन। तो ज्वार के अंदर परागण तो होगा ओपन पेनिकल, अंकुरन होगा हाइपोजियल अंकुरन। और गुणसूत्रों की बात करते हैं ज्वार के अंदर। गुणसूत्रों की संख्या, ज्वार के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 20। ज्वार के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। गेहूं के अंदर 42 होती है। बाजरे के अंदर 14 होती है। और मक्का के अंदर 20 होती है। ये मैंने आपको बताया था गुणसूत्रों की एक ही बात है। बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम है वो होता है ओपन टेनिकल। आता पुष्पक्रम या पुष्पक्रम। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है ओपन पेनिकल। ओपन पेनिकल। तो ये इसके कुछ सामान्य जानकारी थी। बॉटनिकल नेम, गुणसूत्रों की संख्या, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। तो ये सब इसके बारे में कुछ कॉमनली जानकारी थी। अब बात करते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 72.6%। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं इसके अंदर वसा की। तो वसा पाई जाती है इसके अंदर 4% इसमें वसा पाई जाती है। बात करता हूँ प्रोटीन की। ज्वार के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, तो ज्वार के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है ज्वार के अंदर। तो बात करते हैं ज्वार के अंदर कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है 72.6%। सर्वाधिक मात्रा। सर्वाधिक मात्रा। तो ज्वार के अंदर सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की, वो पाई जाती है 72.6% कार्बोहाइड्रेट। वसा पाई जाती है 4%। और बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन पाई जाती है 10 से 11% ज्वार के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। अब अपन बात करते हैं ज्वार के अंदर एक रसायन पाया जाता है जिसे अपन SCN धुरीन बोलते हैं। तो वो रसायन क्या होता है। रसायन जो होता है उसके कारण क्या होता है, सफिशियंट मात्रा तो उसकी होती है 200 ppm। लेकिन एक नवजात बछड़ी को मृत बनाने के लिए उसको 500 ppm SCN की मात्रा अगर अपन नवजात पशु को खिला देते तो उसकी डेथ हो जाती है। तो बात करते हैं इसके अंदर जो रसायन होता है। रसायन। तो इसके अंदर एक रसायन पाया जाता है, वो पाया जाता है SCN, या बोल सकते हैं अपन धुरीन। SCN है धुरीन। तो इसकी सामान्य मात्रा तो होती है सामान्यतः। सामान्यतः मात्रा वो तो होती है 200 ppm। ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। ये एक इकाई होती है, इसके थ्रू अपन नापते हैं। 200 ppm एक इकाई है। जैसे अपन बात करते हैं खरपतवार एक हार्मोन भी है और एक खरपतवार नाशी भी है। तो खरपतवार हार्मोन कब है, खरपतवार हार्मोन जब है अगर उसकी मात्रा 2000 ppm से कम है तो वह एक खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा, सॉरी हार्मोन के रूप में काम करेगा। लेकिन उसकी मात्रा 2000 ppm से अधिक है तो वह खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा। तो ये कुछ इसकी मात्रा है। लेकिन बात करते हैं नवजात पशु को। नवजात नवजात बछड़े को
मृत करने के लिए धूरीन की मात्रा वो रखी जाती है गाइस 500 ppm अगर मात्रा है धूरीन की या एससीएन की, तो उससे क्या होता है 500 ppm मात्रा अगर ज्वार के पौधे के अंदर धूरीन पाया जाता है और उसका सेवन अगर नवजात बछड़ा कर लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये गाइस उसके लिए सफिशिएंट मात्रा है। अगर 500 ppm है, इससे कम है तो वह बच्चा नहीं मरेगा, और अगर इससे ज्यादा है 500 के बराबर है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कुछ इसके सामान्य मात्रा थी। अब बात करते हैं जो ज्वार होती है, ज्वार के अंदर लूसिन लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, जो ज्वार के अंदर जो होती है वो लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी होती है और ल्यूसिन एमिनो अम्ल की अधिकता होती है। ल्यूसिन एमिनो अम्ल की अधिकता से क्या होता है जो विटामिन बी3 के निर्माण को बंद कर देता है, जिससे कि मनुष्य में पेलेरिया नामक रोग हो जाता है। बात करता हूं मैं, तो ज्वार जो होती है, ज्वार में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी, लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी तथा ल्यूसिन एमिनो अम्ल की अधिकता होती है, जो विटामिन बी3 के निर्माण को बंद कर देता है, जिससे मनुष्य में पेलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो गाइस क्या होता है, ज्वार का जो पौधा होता है उसके अंदर लाइसिन एमिनो अम्ल की तो कमी होती है और ल्यूसिन एमिनो अम्ल की अधिकता होती है। ल्यूसिन एमिनो अम्ल की अधिकता होने के कारण वह विटामिन बी3 के निर्माण को बंद कर देता है, जिससे कि मनुष्य में पेलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो ये है गाइस एक कोई खासियत है ज्वार के पौधे की। तो ये अपन जो पौधा है, ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्वार को डबल स्टार करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो ज्वार जो होती है, ज्वार की जो फसल होती है, तो ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कैमल क्रॉप क्या है, कैमल क्रॉप का उत्पत्ति स्थान क्या है, कैमल क्रॉप का बॉटनिकल नेम क्या है। तो ये जो कैमल क्रॉप अगर बात करते हैं कैमल क्रॉप की, तो कैमल क्रॉप जो ज्वार की फसल होती है उसको ही बोलते हैं, ज्वार को बोलते हैं कैमल क्रॉप। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कैमल क्रॉप क्या चीज है क्या नहीं है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। आगे अपन तो देखते हैं इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अगला पॉइंट आता है गाइस अपना जलवायु एवं मृदा। अगला पॉइंट आता है जलवायु एवं मृदा। जो है ज्वार है C4 पादप है, खरीफ का पौधा है, खरीफ ऋतु का पौधा। ज्वार जो है वो खरीफ ऋतु का पौधा है, C3 पादप है और HDP पादप है, HDP शॉर्ट डे प्लांट, HDP पादप। और बात करते हैं ज्वार की एक वैरायटी है जिसको अपन रबी क्रॉप में भी उगाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे किस्मों के अंदर कौन सी किस्म है जिसको अपन रबी की फसल में उगाते हैं। तो ज्वार को खरीफ तथा रबी दोनों में बोया जाता है, ये अपने को ध्यान रखने। बात करता हूँ मृदा की, ज्वार के लिए जो मृदा उपयुक्त मानी जाती है वो मानी जाती है बलुई दोमट मृदा ज्वार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर बात करते हैं इसके पीएच की, तो ज्वार की जो बलुई दोमट मृदा है उसका पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5, इसके लिए पीएच उपयुक्त माना जाता है। इतना पीएच है तो वह मृदा उपयुक्त मानी जाती है ज्वार की क्रॉप के लिए। C4 पादप है, खरीफ ऋतु का पौधा है, HDP पादप है, बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, पीएच होता है 6.5 से 7.5 पीएच उपयुक्त माना जाता है।
अब बात करते हैं इसके बीज दर की। तो बीज दर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं और एक करते हैं अपन जेट की अकॉर्डिंग बात। तो जेट और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बीज दर की बात करते हैं। तो बीज दर की बात करता हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो वो होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बीज दर की बात करते हैं तो वो होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन बात करता हूं मैं जेट के थ्रू होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वो होती है गाइस जेट के थ्रू। जेड के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, जेड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर आपानी बीज दर मानी गई है, वो मानी गई 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये बीज दर जेड के अंदर मानी गई है, तो अपने को यही ध्यान रखनी है। लेकिन अपने को पता भी होना चाहिए, लेकिन अपन 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर अपने को बीज दर ये लिखनी है। लेकिन जेड में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आंसर ये जाएगा, अगर ऑप्शन में दोनों है तो आंसर यहाँ वैलिड, जो यहाँ पे मेन जो सबसे अधिक संभावना होती है वो होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की। यही अपने को यहाँ आंसर देना होगा अगर ऑप्शन में दोनों है तो ये अपने को दोनों भी। अपन ज्वार को बो रहे हैं तो उसकी बीज दर, चारे वाली किस्मों की बीज दर, तो चारे वाली जो किस्मों की बीज दर होती है वो होती है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो चारे वाली किस्मों के लिए बीज दर वो मानी जाती है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये अपने को याद होना चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं अपन, इसके अंतराल देखते हैं, अंतराल कितना होता है, दूरी कितनी होती है, R/P कितनी होती है। तो अगला पॉइंट आता है अंतराल, अंतराल कितना रखा जाता है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं अपन अंतराल की। अंतराल या बात करते हैं R/P, रो से रो की दूरी एंड प्लांट से प्लांट की दूरी, वो रखी जाती है 40 से 45 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर। रो से रो की दूरी तो होती है 40 से 45 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अंतराल R/P, रो से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी होती है 40 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। ये अपने को पता होना चाहिए अंतराल कितना होता है कितना नहीं होता है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार अंतराल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हो सकता है आपके पास संभावना है अंतराल से क्वेश्चन पूछने की। जैव उर्वरक, तो जो ज्वार जो फसल है इसके अंदर जैव उर्वरक किया जाता है, वो किया जाता है एजोस्पिरिलियम या अपन एजोटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर, अपन जो इसके अंदर जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं वो करते हैं एजोस्पिरिलियम या एजोटोबैक्टर। ज्वार के अंदर अपन जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। बात करता हूं मैं खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार प्रबंधन, बात करता हूं मैं खरपतवार प्रबंधन की। तो ज्वार के अंदर जो खरपतवार नाशी दिया जाता है वो दिया जाता है एट्राजीन, और एट्राजीन की मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर इतनी एट्राजीन की मात्रा सफिशिएंट मानी जाती है। और बात करते हैं ये कौन सी अवस्था में दिए जाते हैं, ये दिया जाता है पीई अवस्था में। पीई का मतलब है बुआई के बाद तथा अंकुरन से पहले। तो पीई के अंदर दिए जाते हैं, पीई के फुल बुआई के बाद तथा अंकुरन से पहले। यह अपन एट्राजीन का उपयोग करते हैं, कितना मात्रा में करते हैं, वो करते हैं 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के लिए 0.5 किलोग्राम की मात्रा सफिशिएंट मानी जाती है। तो ये होता है खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार नाशी। इसको तो किसमें देख लेते हैं, किसमें, तो बात करते हैं किस्मों की। तो बात करता हूं प्रथम संकर किस्म, ज्वार की प्रथम संकर किस्म, ज्वार की प्रथम संकर किस्म है वो है CSH1, जो कि 1954 के अंदर विकसित की गई किस्म है। CSH1 ज्वार की प्रथम संकर किस्म है जो 1954 के अंदर विकसित की गई किस्म है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है और कौन सी ईयर में उसको विकसित किया गया।
तो ज्वार की प्रथम संकर किस्म है वो है CSS1, 1954 के अंदर विकसित की गई किस्म है। कुछ रबी की किस्में हैं, तो वो रबी की किस्में कौन कौन सी है? तो रबी में बोई जाने वाली किस्में M35 और बन। M35, M1 ये जो किस्म है ये रबी ऋतु में बोई जाने वाली ज्वार की किस्म है। रबी ऋतु के अंदर ऋतु में बोई जाने वाली किस्में, तो रबी ऋतु के अंदर जो बोई जाने वाली किस्म है वो है M35 और M1। ये दो किस्में है, ये रबी ऋतु के अंदर बोई जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो ज्वार का जो पौधा होता है वो खरीफ में रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो जो रबी की जो ज्वार की जो किस्म है रबी में बोई जाने वाली वो है M35 और M1, ये रबी ऋतु में बोई जाने वाली किस्में। आगे बात करते हैं इसके अंदर और किस्में आती हैं, तो वो देख लेते हैं। जो किस्में आती है और किस्में वो है CSS9, CSS13, CSS9, CSS13 और ये आती है CSS15। ये जो किस्में है ये सब ज्वार की किस्में। और आती है इसमें CSB13 और दूसरी किस्म आती है वो आती है CSB वो आती है 17। ये जो किस्म है ये सभी ज्वार की किस्में है। CSS9, CSS13, CSS15, CSB13, CSB17 ये सभी ज्वार की किस्में। और इसके अंदर और भी किस्में है वो अपन देख लेते हैं। चारे वाली किस्में, चारे वाली किस्में, चारे वाली किस्में, चारे वाली किस्में है MP चरी, राजस्थान चरी, राजस्थान चरी फर्स्ट। तो चारे वाली किस्म कौन सी है? MP चरी, राजस्थान चरी फर्स्ट। ये जो किस्म है प्रथम किस्म कौन सी? चारे की प्रथम किस्म, चारे की प्रथम किस्म CSS 105। ये जो किस्म है ये चारे की प्रथम किस्म है। जैसे कि अपन ने बताया था प्रथम संकर किस्म कौन सी है वो है CSS फर्स्ट, बहुकटकीय। बहुकटकीय का मतलब बहुकटकीय ज्वार, ज्वार की किस्में। तो बहुकटकीय का मतलब है वह किस्म जिसको अपन एक से दो बार से अधिक काट लेते हैं चारे के लिए, उन्हें बोलते हैं बहुकटकीय किस्म। तो वह है मीठी सूडान, मीठी सूडान SSG 39 और ये क्या SSG 3। तो ये जो किस्म है ये बहुकटकीय किस्म है। मीठी सूडान SSG 39, SSG 3 ये जो किस्म है ये बहुकटकीय किस्म है। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर रोग कौन कौन से पाए जाते हैं। तो रोगों को देख लेते हैं। इसके अंदर एक रोग होता है तो वो देख लेते हैं अपन। रोग जो होता है वो होता है कवक के थ्रू होता है। और कवक का नाम क्या है वो अपन देखते हैं अभी। आगे अपना अगला पॉइंट आता है रोग। इसके अंदर जो रोग होता है वो होता है इसमें रोग, इसमें रोग। और इसमें रोग ये होता है कवक के थ्रू, कवक। और कवक का नाम है स्फिर लोथिका, लोथिका सोरगाई, सोरगाई। तो जो इसमें रोग होता है कवक के थ्रू होता है, कवक का नाम है स्फिर लोथिका सोरगाई, ये कवक का नाम है। बात करता हूं मैं इसके अंदर कीट की। तो कीट, इसके अंदर जो कीट पाया जाता है वो होता है तना छेदक, तना छेदक, तना छेदक कीट होता है इसके अंदर। और यह है क्या करता है, यह है डेड हर्ट, यह है डेड हर्ट की समस्या पैदा करता है, समस्या पैदा करता है। जो मक्के में जो कीट लगता है ना तना छेदक, सेम उसी का यहाँ रूप है, तना छेदक कीट है। यह डेड हर्ट की समस्या करता है। तो ये इसके अंदर यह तो कीट पाया जाता है, तना छेदक कीट होता है। जो मक्के के अंदर जो कीट पाया जाता है चिंकोपोरियस, वो कीट इसी के अंदर वो भी वही कीट पाया जाता है। और यह डेड हर्ट की समस्या करता है। इससे क्या होता है, यह तने के भीतर के भाग को खा जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी हवा चलने पर पौधा जमीन पर गिर जाता है, इसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो यह कीट होता है तना। खाद एवं उर्वरक की बात कर लेते हैं। खाद एवं उर्वरक, तो इसके अंदर जो खाद एवं उर्वरक दिया जाता है वो दिया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दिया जाता है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
और बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस दिया जाता है, वो दिया जाता है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर नाइट्रोजन दी जाती है, वो दी जाती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर नाइट्रोजन दी जाती है ज्वार के अंदर। फास्फोरस दिया जाता है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस दिया जाता है। बात करते हैं इसके अंदर कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट जो दिया जाता है, कंपोस्ट दिया जाता है, वो दिया जाता है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके अंदर कंपोस्ट की मात्रा दी जाती है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर उपज की, बात कर लेते हैं उपज कितनी होती है। तो बात करते हैं इसके अंदर उपज की, तो बात करते हैं उपज, उपज देखते हैं। तो अगर बात करूं मैं दाने की उपज, दानों की उपज, दानों की उपज, तो दानों की उपज तो होती है इसके अंदर 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात करते हैं इसके अंदर अगर कड़वी की बात करते हैं, जो कड़ब जो होती है, कड़वी की उपज, कड़वी की उपज, की उपज, तो कड़वी की उपज होती है इसके अंदर 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर कड़वी की उपज होती है। लेकिन बात करता हूं मैं चारे वाली किस्मों के लिए उपज देखते हैं अपन, तो चारे की उपज, चारे की उपज, तो चारे की उपज होती है, वो होती है 300 से 400, 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर चारे की उपज मानी जाती है। तो गाइस ये था अपने आज ज्वार, ज्वार अपनी एक छोटी क्रॉप थी। तो गाइस आज अपन ने ज्वार कंप्लीट कर लिए। मिलेंगे अगली क्लास में नई क्रॉप के साथ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम रोज लाते रहते हैं और लाते रहेंगे हमेशा आपके लिए। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। मिलेंगे अगली क्लास में कोई अगली क्रॉप के साथ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम रोज इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो हमसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।